चलिए, तो आपके पास एक 60 से 70 साल की उम्र वाले दादा आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत थका-थका महसूस होता है। अब आप आगे क्या करेंगे? आप उनका चेहरा चेक करेंगे और चेहरे में भी क्या चेक करेंगे? आँख चेक करेंगे। यूजुअली क्या होता है जनरल एग्ज़ामिनेशन तो अपने को पता ही है। जनरल एग्ज़ामिनेशन में आप क्या-क्या चेक करते हैं भैया? जनरल एग्ज़ामिनेशन में अपन चेक करते हैं पिकल। पिकल का यहाँ मतलब अचार नहीं होता। पिकल का यहाँ मतलब होता है पेलार, इक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडेनोपैथी और एडीमा। जनरल एग्जामिनेशन में आप ये 6 पॉइंट चेक करते हैं। उसका सबसे पहला वाला पॉइंट है पेलार, जो कि आप किसमें चेक करते हैं यूजुअली आँख में। तो इन दादा की आपने आँख चेक करी, उनके लोअर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा में आपको पेलार दिखा। अब आप क्या करेंगे? आप मरीज के पर्चे पर लिखेंगे सीबीसी की एक जाँच और वो सीबीसी की जाँच की कीमत कितनी है? ₹200। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अप्रोच टू सीबीसी। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर आकाश जायसवाल। अपना इस सीरीज से मतलब होगा कि ₹200 की जांच से अपन कैसे डायग्नोसिस तक पहुंच पाए। इसका पहला लेक्चर अपन यूट्यूब पे डाल रहे हैं, पर बाकी के फॉलो अप लेक्चर आपको इसी प्लेटफॉर्म की एक ऐप है क्लिनिकल गुरुजी, वहां पे आपको दिख जाएंगे, जिसमें एक कोर्स होगा अपना 1% बेटर का, जिसमें हम ट्राई करते हैं कि आपको कैसे 101% इंप्रूव करें कि साल के अंत में जाके आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपके रोजमर्रा के जीवन में जैसे मरीज आ रहे हैं आप उसको कितने आसानी और अच्छे से ट्रीट कर सकें। तो पहले अपन उठा रहे हैं अप्रोच टू सीबीसी। फॉलो अप लेक्चर्स आपको आगे मिलेंगे। अप्रोच टू सीबीसी में भी सबसे पहला पॉइंट जो अपन उठा रहे हैं वो है हीमोग्लोबिन का, जिसमें अपन चेक करेंगे अप्रोच टू अनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आगे क्या। तो अपना लेक्चर है अप्रोच टू अनीमिया, कि अपन आपके पास मरीज आता है और मरीज की आपने सीबीसी करवाई, से सिम्टम्स आपके पास हैं, आप मरीज का सीबीसी करवाओ और सीबीसी से आप कैसे डायग्नोसिस पता करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक ₹200 की जांच से अपन क्या क्या कर सकते हैं, आज क्या वंडर्स कर सकते हैं, वो अपन सीखेंगे। और इस 1% के कोर्स में आज अपन 101% इंप्रूव होने का फिर से ट्राई करेंगे। तो आपके पास मरीज आता है, आपने पता कर लिया अनीमिया है, सीबीसी उसको रिपोर्ट लिख दी, तो आप बताते कैसे हैं कि अनीमिया है, मतलब आप डिफाइन कैसे करते हैं सीबीसी रिपोर्ट के आधार पर। अनीमिया दो तरीके से हो सकता है, या तो हिमेटोक्रिट लेस देन 41% हो, मतलब आरबीसी का जो टोटल मास है वो 41% से कम हो जाए। हिमेटोक्रिट यूजुअली जो रहता है वो 45% के अराउंड रहता है। अगर वो लेस देन 41% हो जाए तो अपन अनीमिया कहते हैं। और सबसे सिंपल तरीका, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो वो अनीमिया है। अब हीमोग्लोबिन कितना कम, लेस देन 13.5 अगर है, 13.5 से कम है तो वो मेन में, और 12 से कम है तो वुमेन में। सीधी आपको इतना भी अगर याद नहीं रखना है तो यूजुअली जो पढ़ते हैं अपन कैसे याद रखते हैं, 11 12 13 रूल होता है। 11 12 13 रूल का क्या मतलब होता है कि जब भी आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल आती है, उसका हीमोग्लोबिन अगर 11 से कम है, नॉर्मल महिला आती है उसका हीमोग्लोबिन अगर 12 से कम है, और एक नॉर्मल आदमी या पुरुष आपके पास आता है उसका हीमोग्लोबिन अगर 13 से कम है, 11 12 13 ये रूल अगर ये नॉर्मल जो रेंज है उससे कम है, तो प्रेग्नेंट फीमेल में लेस देन 11, नॉर्मल फीमेल में लेस देन 12 और नॉर्मल मेल में लेस देन 13, अगर इनका हीमोग्लोबिन इससे कम है तो ये अनीमिया है। तो आज से आपको एक चीज पता रखना है, 11 12 13 रूल। अब आपने पता कर लिया कि उसको अनीमिया तो है, अब उससे डायग्नोस्टिस तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरा लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको मेरे को कोई बोले कि आप सबसे ज़्यादा डिसइंटरेस्टिंग इस पूरे लेक्चर में क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताऊँगा वो ये स्लाइड हो सकती है। बस इस स्लाइड को मैं आपको बोलूँगा जब पूरी स्लाइड मेरी हो जाए, ये स्लाइड होने के बाद इस स्लाइड को एक स्क्रीनशॉट लेके या कुछ भी करके आप अपने पर्चे, जो अपना ओपीडी का पर्चा है, वहाँ पर लगा दें। अगर ये आपने लगा दिया उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। इसमें आपको सिखाऊँगा जब आरबीसी की जैसे ही आपका सीबीसी की रिपोर्ट आ जाती है, तो उसमें आपको रेटिकुलोसाइट काउंट में एक चीज़ देखने मिल जाती है। तो उस रेटिकुलोसाइट काउंट से आपको रेटिकुलोसाइट इंडेक्स पता करना है, जिससे अपन कॉज पता करेंगे। तो रेटिकुलोसाइट इंडेक्स पता करना थोड़ा सा मुश्किल सा है, तो आसान है, पर ऐसे ही कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल ही है। अपन ने लिया ही सब्जेक्ट इसलिए था कि अपने को मैथ्स ना करना पड़े, पर हाँ इसमें आपको थोड़ा सा गणित तो लगाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही आपका ये स्लाइड खत्म हो, इस स्लाइड का थोड़ा साइड में हट के मैं आपको मौका दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट को अपने ओपीडी के टेबल पे लगा लें। और उसके जब भी आपका मरीज आता है एनीमिया का, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स हर मरीज का काउंट करें, और जैसे ही आपने काउंट कर लिया जो रेटिकुलोसाइट इंडेक्स आया उससे आप डायग्नोसिस तक पहुंचे। तो रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है आपको, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कैलकुलेट करना है आपको, मरीज का रेटिकुलोसाइट काउंट आपको आपकी सीबीसी रिपोर्ट में दिख जाएगा। उसको आपको मल्टीप्लाई करना है पेशेंट का जितना हिमेटोक्रिट है डिवाइडेड बाय नॉर्मल हिमेटोक्रिट, जो नॉर्मल 45 होता है, टोटल डिवाइडेड बाय मैचुरेशन फैक्टर। तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कंफ्यूजिंग है, आसान करते हैं अपन। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको बस याद रखना, याद भी नहीं रखना है, टेबल पे इस पर्चे को चिपका के रखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसलिए रेटिकुलोसाइट काउंट आपका सीबीसी रिपोर्ट में है,
पेशेंट का हिमेटोक्रिट आपकी सीबीसी रिपोर्ट में है मरीज की, नॉर्मल हिमेटोक्रिट 45 से ही अपने को पता होता है। मैच्योरेशन फैक्टर क्या बोला है ये मैं आपको बताता हूं। मैच्योरेशन फैक्टर क्या होता है, इसको ये याद रखो कि मैच्योरेशन फैक्टर गिवन हिमेटोक्रिट के लिए फिक्स्ड है। इसलिए बोल रहा हूं कि पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आप पूरी स्लाइड को रख लो पर्चे पे, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके मरीज का हिमेटोक्रिट 45 है, तो उसका मैच्योरेशन इंडेक्स जो है, मैच्योरेशन फैक्टर जो है 1 हो जाएगा। अगर उसका 35 है तो 1.5 हो जाएगा। 25 उसका हिमेटोक्रिट है तो 2 हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अर्ज करें आपका जो मरीज आया था उसको जो अपने पास दादा आए हैं जिसकी अपन ने वजन बताया है 60 किलो का है, समस्या उनको थकान की थी। आपके पास वो मरीज आता है, आप उनकी सीबीसी रिपोर्ट करवाते हैं। सीबीसी रिपोर्ट करवाने पे उनका रेटिकुलोसाइट काउंट आता है 1.5, ठीक है, और हिमेटोक्रिट मान लीजिए 45 ही आ रहा है, पर हीमोग्लोबिन आ रहा है उनका 11। तो अपन ने देख लिया अगर हीमोग्लोबिन कम है हिमेटोक्रिट कम है, हिमेटोक्रिट तो नॉर्मल है दादा का, पर हीमोग्लोबिन जो है वो 11 अपन बता रहे हैं। और अपन ने क्या पढ़ा है, नॉर्मल मेल का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 13 से ऊपर। अगर लेस देन 13 है तो अनीमिया काउंट कर रहे हैं अपन। ये तो अपन ने पता लगा लिया है कि दादा को अनीमिया तो है। अब अनीमिया है तो अपने को कैलकुलेट करना है रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। सीबीसी की रिपोर्ट में सबसे पहली वाली स्लाइड में जब मैंने दिखाया था तो रेटिकुलोसाइट काउंट भी आपको लिखा होता है। मैं वो बता रहा हूँ कि रेटिकुलोसाइट काउंट मान लीजिए उनका है 1.5। मरीज का हिमेटोक्रिट है 45 अपने मरीज का, और नॉर्मल हिमेटोक्रिट की वैल्यू भी कितनी होती है, 45 होती है। और अपन ने क्या देखा है कि जो मरीज का हिमेटोक्रिट होता है उसके हिसाब से अपने को मैच्योरेशन फैक्टर देखना होता है। तो मैच्योरेशन फैक्टर की मैंने 3 गाइडलाइंस आपको दे दी है नीचे। तो अपने मरीज को क्या देखेंगे, अपन ने अपने मरीज का हिमेटोक्रिट कितना बताया है 45 मतलब 45। तो मैच्योरेशन फैक्टर अपन इसमें क्या लेंगे, मैच्योरेशन फैक्टर अपन इसमें लेंगे 1। तो अब अपन इसको कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, रेटिकुलोसाइट काउंट 1.5 इंटू पेशेंट का हिमेटोक्रिट अपन ने कितना बोला 45, नॉर्मल हिमेटोक्रिट कितना है 45। तो 1.5 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 45 डिवाइडेड बाई होल कितने से, मैच्योरेशन फैक्टर इसमें कितना लेंगे अपन 1 लेंगे। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5। तो आपके मरीज का रेटिकुलोसाइट इंडेक्स क्या आएगा 1.5। ये एग्जांपल दे रहा था मैं, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है पर बहुत आसान है। मतलब आप अगर सोचेंगे थोड़ा वापस इसको रिपीट करके देखना, अगर आपको मुश्किल लगे तो आसान है। तो रेटिकुलोसाइट इंडेक्स काउंट को कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपके पास सब कुछ है रिपोर्ट में, रिपोर्ट से आपको बस रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कैलकुलेट करना है। अब आपके पास अगली चीज आ जाती है, उसी सीबीसी की रिपोर्ट में एक एमसीवी नाम की वैल्यू लिखी रहेगी। एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब आरबीसी का साइज मान लो, आपकी वॉल्यूम कितना है उसका। तो अब वॉल्यूम नॉर्मल है मतलब 100 है, अगर 100 की वैल्यू है तो नॉर्मल है। अगर लेस देन 80 है तो वो लो है, और अगर मोर देन 100 है तो वो हाई है। बस आपको दो चीज याद रखना है, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स और एमसीवी। एमसीवी आप नॉर्मल है तो 100 है, लेस देन 80 हुआ तो लो हुआ, और मोर देन 100 हुआ तो हाई हुआ। अब अपन देखते हैं, आपके पास मरीज आया अनीमिया का, जैसे अपने दादा का एग्जांपल ले रहे थे अपन उनको ही लेके चलते हैं। आपके पास दादा आए, उनका हीमोग्लोबिन आपने कितना बोला 11, नॉर्मल कितना होना चाहिए मेल में मोर देन 13। यहीं आप वापस समझते चले, फीमेल होती तो लेस देन 12 और प्रेग्नेंट फीमेल होती तो लेस देन 11, तब आप अनीमिया बोलते हैं ना। चलो, तो आपके पास मरीज आया, उसका हीमोग्लोबिन 11 है, आपने बता तो दिया कि अनीमिया है। अब कौन सा अनीमिया है सिर्फ सीबीसी रिपोर्ट से बताना सीख रहे हैं अपन। कैसे सीख रहे हैं देखते हैं। क्या कैलकुलेट करो, रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कैलकुलेट करो। रेटिकुलोसाइट काउंट तो है ही आपके पास। अगर मरीज का रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लेस देन 2 है या मोर देन 2 है, ये आपको पता चल जाएगा रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कैलकुलेट करते ही। तो उसके आगे आपको पता करना है कि क्या हो सकता है। अगर मरीज का रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लेस देन 2 आ रहा है, मतलब इसका जो भी अनीमिया का कॉज है वो अनीमिया का कॉज अंडर प्रोडक्शन के कारण है। देखो आरबीसी बनती है और टूटती है, तो दो कॉज हो सकते हैं, या तो बने कम या टूट ज्यादा जाए। तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप, तो रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कैलकुलेट करने का महत्व ही यही था कि अपने को पता करना है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, मतलब फैक्ट्री से माल कम बन रहा है कि फैक्ट्री से माल ज्यादा जा रहा है। तो अपने मरीज का क्या हो रहा था, रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कितना था 1.5 था। और अगर 1.5 है मतलब क्या है, फैक्ट्री से माल कम बन रहा है, अंडर प्रोडक्शन की दिक्कत है। अगर यही मरीज का रेटिकुलोसाइट इंडेक्स मोर देन 2 होता तो उसका कॉस्ट क्या होता, फैक्ट्री से माल ज्यादा जा रहा है, मतलब देयर इज इंक्रीज डिस्ट्रक्शन और लॉस। तो अनीमिया के दो ही कारण हो सकते हैं अपने हिसाब से, या तो अंडर प्रोडक्शन के कारण अनीमिया हो रहा है, खून कम बन रहा है, या तो उसका लॉस ज्यादा हो रहा है। तो अपने केस में रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है वो लेस देन 2 है, मतलब कम बन रहा है, वो एक कारण है। अगर 2 से ज्यादा होता तो ज्यादा निकल जाता अपने पास से खून से, जो अपना खून रहता है, जो अपना अनीमिया क्यों हो रहा है अपने को, क्योंकि डिस्ट्रक्शन और लॉस ज्यादा है। ठीक है,
अपन ने पहले ये पता कर लिया। अब मान लीजिए आपको पता चल गया है कि आपका रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लेस देन 2 है, मतलब अंडर प्रोडक्शन है, फैक्ट्री से माल कम बन रहा है। अब उसको भी कैसे पिन पॉइंट करेंगे आप? तो अपन ने क्या पढ़ा है अभी तक? सिर्फ दो ही चीज देखी, हेमोग्लोबिन देखो, उसके बाद रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद क्या देखो, एमसीवी को देखो। तीन चीज देखना है। तीसरी चीज एमसीवी देखी, एमसीवी की वैल्यू अपन ने देखी। लो एमसीवी का मतलब क्या होता है कि लो एमसीवी मतलब लेस देन 80। अगर लेस देन 80 आपके पास एमसीवी की वैल्यू आ गई, मतलब माइक्रोसाइटिक अनीमिया के कॉज होंगे। माइक्रोसाइटिक क्या होता है? छोटी छोटी आरबीसी बन रही होगी। अगर आपके पास नॉर्मल एमसीवी मतलब एमसीवी की वैल्यू कितनी हो, 100 एमसीवी की वैल्यू जो है वो 100 है, तो ये नॉर्मोसाइटिक मतलब जो आरबीसी का साइज है वो नॉर्मल है। देखो साइज से अपने को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, अपन एमसीवी की वैल्यू देखो। माइक्रोसाइटिक के क्या कॉजेज है अपन वो पता करेंगे, वही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नॉर्मोसाइटिक के क्या कॉजेज है उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है वो इंपॉर्टेंट है। छोटे बड़े आरबीसी साइज अपना काम नहीं है, इसको पैथो की माइक्रोस्कोप में देखना क्या आरबीसी में क्या दिख रहा है। अपना काम सिर्फ छोटी सिंपल रिपोर्ट, आपने सीबीसी करवाई, सीबीसी से कैसे डायग्नोसिस तक पहुंचना है, सिर्फ इतना है और वही अपन सीखेंगे और वही सीख कर जाएंगे। तो अगर आपका मान लीजिए हाई एमसीवी आया, मतलब मोर देन 100 आपके पास एमसीवी आ गया, तो क्या होगा, मैक्रोसाइटिक कॉज होगा, मतलब आरबीसी जो होंगे वो बड़े हुए होंगे। ठीक है। रेटिकुलोसाइट अपन ने सबसे पहले क्या देखा, हीमोग्लोबिन देखा, हीमोग्लोबिन अनीमिया की रेंज में आ रहा है। उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या करवाना है, उसके बाद आपको दूसरी चीज कैलकुलेट करना है रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला अपन ने बढ़िया से देख लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है। तीसरी चीज उसके बाद क्या देखना है, एमसीवी देखना है। और मान लीजिए आपका एमसीवी लेस देन 80 आ गया, तो उसके बाद अपने को पता चल गया है कि एमसीवी अगर लेस देन 80 है तो ये माइक्रोसाइटिक अनीमिया मतलब छोटी आरबीसी बनने के कॉजेज हैं। और छोटी आरबीसी बनने के केवल 4 ही कॉजेज हैं। 4 कौन से कॉजेज हैं? या तो वो आयरन की कमी से हो, या तो मरीज को थैलेसीमिया है, या तो अनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, या तो सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है अपन आगे देखेंगे, बस मैं आपको सार दे रहा हूं अभी। तो आपके पास रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लेस देन 2 हुआ तो ये कॉजेज हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपके मरीज को रेटिकुलोसाइट का इंडेक्स जो है वो मोर देन 2 होता, तब आप क्या करते, तब आप मरीज की बाकी रिपोर्ट्स देखते। अगर उसका आप लिवर फंक्शन करवाते और उसमें उसका एलडीएच और बिलिरुबिन अगर बड़ा आता, तो आपको पता चलता अगर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स मोर देन 2 है और एलडीएच और बिलिरुबिन बड़ा आ रहा है, तो ये आपका प्रोबेबल डायग्नोसिस बनता है हिमोलिसिस का, मतलब टूट रहा है खून, खून जो बन रहा है आरबीसी वो टूट रहे हैं, कॉज हिमोलिसिस है। अपन ने क्या बोला, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स अपन क्यों पता कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि फैक्ट्री से माल कम बन रहा है, कि फैक्ट्री से माल ज्यादा निकल जा रहा है। तो अगर कम होता तो अपन ने कॉजेस देख लिया, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक की, मैक्रोसाइटिक है। अगर ज्यादा माल निकल रहा है मतलब टूट रहा है, कहीं हिमोलिसिस हो रही है, तो आपका रेटिकुलोसाइट इंडेक्स अगर मोर देन 2 आया, उसके बाद आप कैलकुलेट करें कि एलडीएच बड़ा आ रहा है, बिलिरुबिन भी बड़ा आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये हिमोलिसिस होगा। और दूसरा कॉज इसी में, अगर आपका रेटिकुलोसाइट इंडेक्स मोर देन 2 है और आपको साइंस और सिम्टम्स मिल रहे हैं ब्लीडिंग वाले, तो ये आपको सचेत करते हैं कि देयर इज अक्यूट ब्लड लॉस एंड दिस इज इमरजेंसी। आपको इसमें मरीज को कैसे ट्रीट करना है कॉल ढूंढ के, ये एक अलग लेक्चर का पार्ट है अपने। अपना जो मेजर फोकस है आज, अपना मेजर फोकस है वो है माइक्रोसाइटिक अनीमिया पे। तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया तक अपन कैसे पहुंचे, मैं फिर से रिकैप करवा रहा हूं, क्योंकि इसके आगे अपन थोड़ा आगे एक नेक्स्ट स्टेप लेवल अप करने वाले और माइक्रोसाइटिक अनीमिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपने पास जैसे ही मरीज आता है, आपने उसका हेमोग्लोबिन करवाया, उसका हेमोग्लोबिन आपके पास आ गया एनीमिया की रेंज में 11 12 13 रूल के हिसाब से। जैसे ही आपने एनीमिया की रेंज में देखा, फिर आपने मरीज का रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कैलकुलेट किया। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कैलकुलेट करने के बाद अगर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लेस देन 2 आया, तो आपको पता चल गया है कि ये कॉज अंडर प्रोडक्शन के कारण है। और जैसे ही रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लेस देन 2 आया, अगली चीज आपको क्या देखना है सीबीसी की रिपोर्ट में, अगली चीज आपको देखना है एमसीवी। और एमसीवी अगर लेस देन 80 आ गया, तो श्योर शॉट आपको पता चल गया है कि ये माइक्रोसाइटिक अनीमिया है। तीन चीजें देखकर अभी तक अपन माइक्रोसाइटिक अनीमिया तक पहुंच गए हैं। मतलब एक सीबीसी की 200 रुपए की आम जांच से अपन ने इतना पता कर लिया है कि भैया इस मरीज को माइक्रोसाइटिक अनीमिया है। अपने को ना पैथो में भेजना पड़ा मरीज को, ना माइक्रोस्कोप में दिखाना पड़ा, अपन ने सिर्फ सीबीसी की 200 रुपए की जांच से पता कर लिया कि मरीज को माइक्रोसाइटिक अनीमिया है। 200 रुपए की जांच से अपन यहां तक तो पहुंच गए। मैंने आपको बताया कि माइक्रोसाइटिक अनीमिया के क्या कॉज हो सकते हैं, 4 ही कॉज हो सकते हैं। या तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा, या अनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज होगा, या थैलेसीमिया होगा, या सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया होगा। दो सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया के आप इतने सारे कॉजेज नहीं देखेंगे तो अपन बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करेंगे उस पर, मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आपको इन 4 कॉज को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे आप? 200 रुपए की जांच तक इन 4 कॉज तक तो पहुंच गए। अब इन चारों कॉजेस को आपस में कैसे डिफरेंशिएट करना है और कैसे पढ़ना है, ये अपन पढ़ेंगे। तो इन चारों
कॉज को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एक जांच और करवाना है अब मरीज की। पहले सीबीसी करवाओ, सीबीसी की रिपोर्ट लेकर आपका मरीज आता है, सीबीसी की रिपोर्ट में आपको लगता है कि मरीज को माइक्रोसाइटिक अनीमिया है, तब आप मरीज की उसी पर्चे पर वापस लिखो कि भैया तुम जाके अपनी आयरन प्रोफाइल करवा कर आओ। तो सीबीसी की रिपोर्ट से आप माइक्रोसाइटिक अनीमिया तक पहुंच गए, फिर आप मरीज को बोलो कि आप अपनी आयरन प्रोफाइल करवाओ। और आयरन प्रोफाइल में क्या होता है, देखो आयरन प्रोफाइल में होती बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं कि सिर्फ केवल 3 चीज आप याद रखो आयरन प्रोफाइल में। क्या क्या 3 चीजें? वो है एक आयरन खुद, एक टीआईबीसी मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और एक फेरिटिन। दो थोड़ा सा देखो, ऐसा है कि कंसेप्ट हमेशा पढ़ने में कुछ नुकसान नहीं है, पढ़ लो, याद रखना नहीं रखना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। यूजुअली क्या होता है, आयरन अपने अंदर गया और उसको अल्टीमेटली टिश्यू में जाके स्टोर होना है एज अ फेरिटिन के फॉर्म में। और ये कैसे जाएगा, वो आयरन बाइंड होगा अपने मॉड्यूलेटर के थ्रू, कि जाके वहां पर टिश्यू तक किसके थ्रू जाए, तो वो मॉड्यूलेटर के थ्रू बाइंड होगा। बाइंडिंग कैपेसिटी को अपन बोलते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो आप यहाँ पर एक और चीज समझते चलो कि टीआईबीसी और फेरिटिन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर। एग्जाम्पल के कारण समझते हैं अपन। मान लो शरीर में आपके स्टोर्ड आयरन बहुत अच्छा है, स्टोर्ड आयरन को अपन क्या बोलते हैं, फेरिटिन। अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेरिटिन ऑलरेडी स्टोर्ड है आपके टिश्यू में, तो अब वो टिश्यू से क्या संकेत देगा आपको कि भैया जो आयरन हम ले रहे हैं वापस, वो ज्यादा बाइंड होकर टिश्यू में ना आए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टोरेज है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली जैसे ही फेरिटिन बड़ा होगा मतलब स्टोरेज बड़ा होगा, तो टीआईबीसी अपने आप कम हो जाएगा। समझ में आया? तो दैट्स व्हाई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका उल्टा उदाहरण समझो कि फेरिटिन मान लो टिश्यू में कम है, तो टिश्यू अब क्या संकेत देगा, टिश्यू संकेत देगा कि भैया हमारे पास आयरन कम है, हमको आयरन ज्यादा भेजो। तो आयरन ज्यादा भेजो, तो आयरन कैसे ज्यादा भेजेगा, जब आयरन जुड़ेगा अपने मॉड्यूलेटर से टिश्यू तक जाएगा। तो फेरिटिन कम होगा तो टीआईबीसी बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट है, याद रखने की जरूरत नहीं भी है, बस इतना याद रखो कि टीआईबीसी और फेरिटिन जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब अपन माइक्रोसाइटिक अनीमिया तक पहुंच गए, आपने मरीज की आयरन प्रोफाइल करवा ली। अब मरीज आयरन प्रोफाइल लेकर आपके पास आया और आपको अब पता करना है कि भैया इसको वो 4 कॉजेज में, जो माइक्रोसाइटिक अनीमिया के 4 कॉज हैं, वो 4 कॉज में से कौन सा कॉज है। तो अब आपके पास मरीज रिपोर्ट लेकर आया, मरीज की रिपोर्ट में लिखा है भैया आयरन कम है, फेरिटिन कम है, और फेरिटिन कम है तो टीआईबीसी बढ़ा हुआ है। तो आयरन किस में कम होता है अलोंग विद फेरिटिन, उसकी एक ही डायग्नोसिस है, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मतलब अगर आपका आयरन प्रोफाइल में आयरन और फेरिटिन दोनों ही कम है, मतलब मरीज को आयरन की कमी है। आयरन की कमी है तो ले भी कम रहा है और स्टोर्ड भी कम है, समझो। तो आयरन भी कम है और फेरिटिन भी कम है। इसका जस्ट कंट्रास्टिंग और इसके वर्सेस में अपन एक चीज देखें कि आयरन कम है पर फेरिटिन टिश्यू में स्टोर्ड ज्यादा है। तो ये क्या होगा, इट इज ड्यू टू अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। की इन्फ्लामेशन के कारण जो टिश्यू में स्टोर्ड आयरन है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए जो सीरम आयरन है वो कम है पर आयरन जो स्टोर्ड है वो ज्यादा है। और अपन ने जैसे ही बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ, उसमें फेरिटिन भी कम है तो टीआईबीसी बढ़ा हुआ कोशिश करेगा वो ज्यादा आयरन भेजने के लिए। और अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में आप देखो कि टिश्यू में फेरिटिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, आयरन स्टोर बहुत अच्छा है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि भाई और ज्यादा आयरन हमारे पास ना आए। और ज्यादा आयरन कैसे नहीं आएगा, जब वो बाइंड कम होगा, इसलिए टीआईबीसी उसमें कम हो जाएगा। तो ये दोनों डायग्नोसिस को आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, केवल एक चीज से। अगर आप आयरन आयरन ये 4 माइक्रोसाइटिक अनीमिया के 4 कॉजेज में से 2 ऐसे कॉज है मान लो जिसमें आयरन कम हो रहा है, देयर इज डिक्रीज आयरन, तो उससे आपको डिफरेंशिएट करना है क्या, फेरिटिन। तो आज से आपको समझ में आना चाहिए कि योर आयरन की वैल्यू जो आयरन प्रोफाइल में आ रही है वो सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं है। सेंसिटिव और स्पेसिफिक क्या है, आपकी फेरिटिन की वैल्यू। बिकॉज दिस फेरिटिन की वैल्यू डिफरेंशिएट करती है कि आपका अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी के कारण है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण है। अगर वो फेरिटिन की वैल्यू कम आएगी मतलब मरीज को श्योर शॉट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। और मरीज की फेरिटिन की वैल्यू अगर ज्यादा आ गई तो वो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। तो आज से आपको एक सीख लेकर जाना है कि भैया कुछ देखो ना देखो, आयरन टीआईबीसी फेरिटिन में से तीनों में से अगर तीनों में से 2 चीज देखना भूल भी जाओ तो एक चीज जरूर देखो कि भैया मरीज का फेरिटिन क्या है। अगर फेरिटिन कम है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और फेरिटिन ज्यादा है तो वो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। सीबीसी की जांच करवाई, उससे पता चल गया माइक्रोसाइटिक है। आयरन प्रोफाइल करवाई, आयरन प्रोफाइल में फेरिटिन देख लो, फेरिटिन कम है तो आयरन डेफिशिएंसी है, फेरिटिन ज्यादा है तो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। 2 सिडेरोब्लास्टिक के आपको केसेस कम देखने मिलते हैं, फिर भी अगर आपके पास आयरन और फेरिटिन दोनों ज्यादा है तो वो सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया होता है। मेरा फोकस बहुत ज्यादा इस पर रहेगा नहीं क्योंकि बहुत कम केसेस देखने मिलते हैं, बस जस्ट फॉर अ सेक ऑफ कंप्लीशन अपन ने इसको ऐड कर दिया है। अब मैंने 3 डायग्नोसिस तो बता दिया आपको, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक अनीमिया का चौथा डायग्नोसिस भी मैंने बताया था, वो क्या था,
थैलीसीमिया। अब थैलीसीमिया को इन सबसे कैसे डिफरेंशिएट करना है? इस स्लाइड से बस ये याद रखना है कि फेरिटिन लेकर जाओ। फेरिटिन कम तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फेरिटिन ज्यादा तो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब आपको डिफरेंशिएट करना है भैया इन दोनों डायग्नोसिस जो मेजर अपन ओपीडी में देखते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विद थैलीसीमिया, इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? उसके पहले एक चीज लेकर चलो, एक मेंजर इंडेक्स नाम की चीज होती है। मेंजर कैसा बड़ा सा नाम लग रहा है, कैसा भयावह नाम से लग रहा है, कोई बात नहीं, आसान चीज होती है। मेंजर इंडेक्स का मतलब होता है एमसीवी अपन आरबीसी। ये दोनों वैल्यू आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में है, कुछ नहीं करना है आपको। आपकी जो एमसीवी की वैल्यू आई और जो आपकी आरबीसी की वैल्यू है उनको डिवाइड कर दो आप, जो आपकी वैल्यू आ जाए वो मेंजर इंडेक्स है। मान लीजिए आपकी एमसीवी की वैल्यू 80 आ रही है और आपका आरबीसी 5 है, तो 80 डिवाइडेड बाई 5 कर दो आप, तो ये आपका मेंजर इंडेक्स आ जाएगा। मेंजर इंडेक्स मैंने क्यों बोला कि आपके पास मरीज आता है जिसके आयरन स्टडीज एबनॉर्मल है, और मेंजर इंडेक्स मतलब एमसीवी अपॉन आरबीसी की जो वैल्यू है वो मोर देन 13 है, तो ये क्या होगी डायग्नोसिस? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके वर्सेस में अगर मेरी आयरन स्टडीज नॉर्मल है, चलो मान लो एबनॉर्मल भी हो पर यूजुअली नॉर्मल ही होंगी, पर मेजर फोकस इसमें आप करो कि मेंजर इंडेक्स लेस देन 13 है। अगर इफ मेंजर इंडेक्स इज लेस देन 13 देन दिस डायग्नोसिस इज थैलेसीमिया। तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। तो माइक्रोसाइटिक के 4 मेजर कॉज है, सिडेरोब्लास्टिक अपन बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, अपना मेजर फोकस केवल 3 डायग्नोसिस पे है। कौन सी 3? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और थैलेसीमिया। डिफरेंशिएट कैसे करना है भैया? सबसे पहले तो फेरिटिन मतलब नॉर्मल प्रोफाइल देख लो। अगर नॉर्मल आयरन स्टडीज आ रही हैं तो वहां थैलेसीमिया को तो हटा दो, नहीं भी आ रही है तो उसको रख के रखो अभी। पर अगर एबनॉर्मल आयरन प्रोफाइल है उसमें आप देखो फेरिटिन की वैल्यू क्या है। अगर फेरिटिन की वैल्यू डिक्रीज्ड है, कम है, तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अगर फेरिटिन इंक्रीज्ड है तो वो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विद अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब आप कैलकुलेट करो मेंजर इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट करोगे? सीबीसी की रिपोर्ट आपके पास पड़ी है, एमसीवी अपन आरबीसी निकालो। अगर वो मेंजर इंडेक्स मोर देन 13 आ जाए और फेरिटिन भी कम आ रहा है, आपका एबनॉर्मल आयरन प्रोफाइल है, तो ये शॉर्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। पर अगर आपके आयरन प्रोफाइल नॉर्मल या एबनॉर्मल कुछ भी आए, सबसे सेंसिटिव आपका थैलेसीमिया डायग्नोस करने में मेंजर इंडेक्स है सीबीसी से। सीबीसी से आपको बस 2 वैल्यू उठाना है, एमसीवी और आरबीसी की, और वो एमसीवी और आरबीसी आपने कैलकुलेट करा। मान लो मरीज का जो एमसीवी वो 50 है और आप उसमें देखें और आरबीसी उसका 5 है, तो इसका मेंजर इंडेक्स कितना आएगा? 10। अब अगर मेंजर इंडेक्स 10 आया, नॉर्मल आयरन स्टडीज आएगी, तो इसकी डायग्नोसिस क्या होगी? थैलेसीमिया। तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया। चलिए तो भैया इस लेक्चर में अपन क्या सीखे हैं कि अपने को कैसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया के डिफरेंट कॉजेस को डिफरेंशिएट करना है, और अल्टीमेटली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो मोस्ट कॉमन है उसको कैसे पहचानना है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप इस 20 मिनट के छोटे से लेक्चर में 1% इम्प्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसी सीरीज के बाकी के लेक्चर्स आपको हमारी जो ऐप है क्लिनिकल गुरुजी की, उसमें ओपीवी में 1% बेटर कोर्स में मिल जाएंगे। उस ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में है। वैसे भी आपको ये ऐप अगर आप आपके प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।